नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मार्च के महीने में एक दिन ऐसा आता है जिसे विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है और कविता का हमारे जीवन में क्या योगदान रहता है, कविता कैसे स्फूर्त होती है, कैसे हमें संस्कारित करती है और जीवन के उतार-चढ़ाव को अपनाने की क्या-क्या सीख देती है, वो बातें अपने स्थान पर है। पर कविता अपने आप में अपने आप को जानने का एक ऐसा माध्यम है जो रसमय भी है, आनंद से हमें भर देता है। इतनी सब बातें कहते-कहते मुझे हमारे सूर्यनगर जोधपुर के एक ऐसे कवि का स्मरण हो रहा है, जो पढ़ते भी बहुत हैं और उनका जो लिखा है, उसका ऐसा स्वाद आता है जिससे कविता का स्पर्श हमारे लिए झंकृत कैसे होता है, वो राकेश मुथाजी से हम जानेंगे। राकेश जी, आपको स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। तो अशोक जी देख कर के बहुत अच्छा लगा आपको। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हम बरसों बाद इस तरह कविता के निमित्त एक गोष्ठी के लिए बैठे हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारे दर्शक यदि ये लाभ प्राप्त करें कि आपकी एक कविता से हम अपनी बातचीत शुरू करें क्योंकि कहने सुनने की बात आपकी इस कविता में भी है। कुछ कहा, कुछ सुना। तो सही फरमाया। जी, बहुत पहले की कविता है ये। जब कविता लिखना प्रारंभ किया था, उस समय की कविता है। कुछ कहा, कुछ सुना, ज़्यादा देखा और विदा ली। क्या कुछ बात! कहा, कुछ सुना, ज़्यादा देखा और विदा ली। अनकहा मुझ में और उसमें संगीत सा बजता रहा। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात कुछ कहा, कुछ सुना, ज़्यादा देखा और विदा ली। अनकहा मुझ में और उसमें संगीत सा बजता रहा। क्या बात है! ये जो अनकहा जो बज रहा है, वो आपने सुनने वाले की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है और उसकी कल्पनाशीलता की उड़ान को एक नए पंख कवि की दृष्टि दे देती है। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि अगर कोई इसको अपने प्रणय प्रसंग के साथ जोड़कर देखिएगा, तो उसको कुछ और सुनाई देगा। किस तरह के दृश्य के साथ लेके वो किस गली में जाता है, वो उस पर निर्भर है। पर थोड़ी-सी कविता के बारे में बात करें राकेश जी, आप बहुत बरसों से लिख रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम 4 दशक से अधिक तो हो ही गए। सही कह रहे हैं आप। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। तो कोशिश। अगर आप अपने ओर से परिभाषित करने का प्रयास करें कि कविता क्या है या कविता आपके लिए क्या है, वो बताएँ? बहुत मुश्किल काम। कविता के बारे में कुछ कह देना, ये कविता से ही संभव होगा। कविता के बारे में ऐसे बोल करके कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कहा हुआ जिनका, कविता के बारे में बहुत से लोगों ने कहा, कवियों ने, जो सबसे अच्छा मुझे लगा, वो जो जो मुझे समझ में भी आया, वो अज्ञे जी ने कहा। कविता 2 शब्दों के बीच का मौन है। द साइलेंस बिटवीन द टू वर्ड्स इज़ द पोएट्री। अब उस पर मैंने सोचा कि 2 शब्दों के बीच का मौन क्या होता है? कैसे होगा? तो मुझे समझ में आया, जो मुझे समझ में आया, हो सकता है सही हो या गलत हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये था कि एक शब्द का स्पंदन, उसका नाद जहाँ खत्म होता है और दूसरे शब्द का नाद जहाँ से शुरू होता है, उसके बीच का वक़्फ़ा, वो जगह है, वहाँ कविता है। तो ये ऐसी कविता को पाना बड़ा दुर्लभ है, अच्छा, तो उससे मिल आपके पाना। ये मैं अचानक उत्साहित हो गया राकेश जी और जो अज्ञे जी के शब्दों से आपने कविता की परिभाषा हम तक पहुँचाई है, तो उसमें ये शब्द से परे का कुछ है जो कि शब्द के रूप में दिखता है, लेकिन वो शब्द में सीमित नहीं है। इससे तो सहमत है ना? यही बात कही जा रही है एक हद तक। यही बात, हाँ, शब्द में सीमित है ही वो। नाट, नाट क्या है, हाँ, फिर वो संगीत और फिर वो कला, ये चित्रकला, मूर्तिकला, इसके सबके रहस्य एक ही हैं। कविता, संगीत और चित्रकला और मूर्तिकला, इनके जो रहस्य हैं वो
एक जगह ही चलते तो गए। आप आपके साथ इस रहस्य का थोड़ा-सा स्पर्श करने का प्रयत्न करूँ तो प्रश्न ये आता है राकेश जी कि जिस अंतराल की बात आपने की, उस अंतराल तक कैसे पहुँचा जाता है? उसका कोई एक विशेष ढंग हो ये नहीं आवश्यक है, मगर फिर भी आप अपने अनुभव से अगर देखें कि कभी-कभी आप वहाँ पहुँचे होंगे जहाँ आपको पता भी नहीं होगा कि ये स्थल है जहाँ आपको जाना है। यानी एक आविष्कार जैसा होता है कविता के माध्यम से, अगर ये कहा जाए तो ठीक होगा क्या? अशोक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मनुष्य ज़रूर हैं, लेकिन मनुष्य की जो मूल जगह है, जो मन है, वहाँ पर हम बहुत कम रह पाते हैं। वो एक निर्मल मन, जहाँ पर कि सब चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता होती है। हमारा स्वीकार भाव खत्म होता जाता है। जो कला है वो स्वीकार भाव को जागृत करती है। जब हमारा स्वीकार भाव बढ़ता है तो हमें सब चीज़ें मालूम पड़ती हैं। हम नाद से जुड़ते हैं, हम ब्रह्म से जुड़ते हैं और ऐसी जगह पहुँचते हैं जिस लोक पर हम हैं भी नहीं, लेकिन वहाँ विचरण करते हैं। तो जो बात आपने वो जी, जो बात आपने कही है, वो कई तरह के प्रश्न कविता के संदर्भ को लेते हुए मेरे लिए जो खड़े कर रही है, उसमें से एक है कि कवि होने के पहले या कवि होते-होते एक निर्मल मन वाला, निश्चल मन वाला मनुष्य होना आवश्यक है। जो कि मुझे लगता है बहुत कई कई कवियों को आप देखेंगे तो वो उस कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं, मगर वो प्रख्यात और प्रतिष्ठित कवि हैं। नहीं, वो ठीक बात कह रहे हैं आप। उनके आप मन की भावनाओं के बारे में कह रहे हैं। मन तो उनका ऐसा है कि वो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। कुरूप चीज़ों को भी कर रहे हैं, सुंदर चीज़ों को भी कर रहे हैं। मन मन के बारे में अगर कल्पना करते हैं तो एक ऐसी कोमल चीज़ है, जो कि संसार की सबसे कोमल वस्तु है मन। और कोमल चीज़ जैसे हाथ लगाते ही वो हाथ अंदर चला जाता है कोमलता में और अंदर धँसता जाता है। उसी तरह से कविता में जाने के बाद में आप और चीज़ों को खुलते हुए देखते हैं। कविता में प्रवेश करने के बाद ही ये संभव है। किसी भी कला में के क्षेत्र में चले जाएँ, चाहे कहानी में, चाहे उपन्यास में, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा। काव्य जगत में आपको ऐसा होगा और काव्य जगत में सबसे दुरूह जगत इसलिए है कि आप देखिएगा कि आप अघेय जी की कवि कथा किताब उठा लीजिए, चाहे नंद किशोर जी की उठा लीजिए, जो मेरे जीवन में सबसे बड़े रहे हैं कवि, उनके बारे में मैं कह पाऊँगा, दूसरों के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। तो जो सबसे बड़े कवि मेरे दिमाग में हैं, मेरे जीवन के, वो अज्ञे जी हैं, नंदकिशोर आचार्य हैं, जो कि सीन खाप निजाम साहब हैं, जो प्रयाग शुक्ल हैं, जो अशोक वाजपेयी हैं। उन कविताओं को जब हम पढ़ते हैं या निर्मल वर्मा के किसी गद्य को पढ़ते हैं जो हमको काव्य कविता की तरफ ले जाता है, तो वहाँ वहाँ हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हम अपने आप से मिल रहे हैं। जितनी वो कविता बड़ा कवि है, उतना वो कवि आपको अपने आप से मिलाता है। तो मैं इस बात के लेके आगे चलने से पहले आपकी एक कविता के माध्यम से हमारे दर्शक और मैं अपने आप से मिलें और अपने-अपने अनकहे की तरफ आपके साथ बढ़ें, जो आपकी अगली कविता है आज के हाँ, कार्यक्रम में। जी, वो कविता सुनाने से पहले मैं एक दूसरी कविता सुनाता हूँ, बिल्कुल, स्वागत है। सुनिए। ये कविता जो मेरे दूसरे संग्रह से निकली हुई चिड़िया जितनी खुशी मेरा एक संग्रह था, उसकी कविता है। जब मैं नहीं रहूँ, तब पानी देना पौधों को। जब मैं नहीं रहूँ, तब पानी देना पौधों को, धरती को हरा करना, शब्द देना लोगों की ज़ुबान पर, एक गुनगुनाहट करता गीत देना। जब मैं नहीं रहूँ, तब पानी देना पौधों को, धरती को हरा करना, शब्द देना लोगों की ज़ुबान पर, एक गुनगुनाहट करता गीत देना, आँखों में लोगों की चमक देना, बाहों में लोगों के प्यार देना, भावनाएँ चीख कर नंगे बदन भागे नहीं, हँसती हुई लिपटे अपने प्रियतम से, एक ऐसा संसार देना। जब मैं नहीं रहूँ और तुम रहो, तब ये सब करना मेरी याद में, मुझे पता है तुम करोगी यही सब, मुझे भूलते हुए
करती रहोगी याद मुझे यूं ही। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! ये एक संकेत है, बहुत हल्का सा सूक्ष्म संकेत है आपके प्रश्नों का और अपने भीतर चल रही द्वंद्व के बारे में। कविता के बारे में हमेशा द्वंद्व चलेगा। एकमात्र विधा है। मूर्ति कला के बारे में चलेगा, चित्रकला के बारे में चलेगा, संगीत के बारे में चलेगा। कारण ये है कि हम अगले पल क्या बजाएंगे, अच्छा उंगली से कौन सा राग निसरेगा, या हम किस राग में चले जाएंगे, खो जाएंगे, ये उस कलाकार को पता नहीं होता, कविता को पता नहीं होता, कवि को पता नहीं होता कि कौन सी कविता कब लिख पाएगा। तो इसमें एक तो बात आ गई समर्पण की। समर्पण में अगर भारतीय परंपरा की दृष्टि से कहूँ तो श्रद्धा के साथ समर्पण, श्रद्धा शब्द में, श्रद्धा अभिव्यक्ति में, और श्रद्धा ये कि एक अज्ञात है जहाँ तक पहुँचने में ये जो विधा है, अगर हम इसे विधा कहें अभिव्यक्ति की, वो आपका साथ देगी। इसको लेते हुए जो कविता के बारे में हम सामान्य से अंग्रेजी भाषा से परिभाषा ले लेते हैं तो क्या वर्ड्सवर्थ का पावरफुल फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, ऐसा कुछ है। तो अब कविता ने दो तरह के रूप, अगर मैं बहुत मोटा-मोटी विभाजन करूँ तो एक तो वो जो हमारे आसपास के समाज के सरोकार जो कि सीधे स्थूल रूप में पहचाने जाते हैं कविताओं में भी, बिंबों के प्रयोग से, और दूसरे जो आपका जो संकेत था अमूर्त या जो अदृश्य लोक, जिसको लेकर जीवन का अर्थ निःसृत होता है, उसके आप समझते हैं ऐसा विभाजन कविताओं में देखना ठीक है क्या? मोटा-मोटी। मुझे तो ये लगता है कि आप अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो आप कविता क्यों लिख रहे हैं? अमूर्त के बारे में अगर आप नहीं कर रहे हैं और मूर्त के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो फिर आप कहानी निबंध। हाँ। दूसरे निबंध लिखिए, कुछ और लिखिएगा। क्योंकि आजकल तो कहानी विधा भी बहुत मुश्किल हो गई, वहाँ भी अमूर्त ने प्रवेश किया है। कला का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ अमूर्त नहीं है। अमूर्त को मूर्त करने की का ही प्रयास कला की तरफ जाना होता है। मेरी कविता में से मैं आपको थोड़ा जी, अपने स्वागत है, स्वागत अनुभव को भी आपको बताना चाहूँगा और आपसे भी मैं ये कविता शेयर करना चाहूँगा कि मूर्त में जो अमूर्त है, मूर्त में जो अमूर्त है और अमूर्त कैसे मूर्त हो, उसकी तलाश में मैं भटक रहा, नहीं आनंद से जिए जा रहा। क्या बात है! मूर्त में जो अमूर्त है और अमूर्त कैसे मूर्त हो, उसकी तलाश में मैं भटक रहा, नहीं आनंद से जिए जा रहा हूँ। उसी आनंद से सब कुछ हो रहा मुझसे। मैं जो नहीं है, जो नहीं में है, उसके स्पंदन से। है में जो नहीं है, जो नहीं में है, उसके स्पंदन से मैं खुद के और नज़दीक आ रहा हूँ हर रोज़। क्या बात है! क्या बात है! मूर्त में जो अमूर्त है और अमूर्त कैसे मूर्त हो, उसकी तलाश में मैं भटक रहा, नहीं आनंद से जिए जा रहा हूँ। उसी आनंद से सब कुछ हो रहा मुझसे। है में जो नहीं है में जो नहीं है, जो नहीं में है, उसके स्पंदन से मैं खुद के और नज़दीक आ रहा हूँ हर रोज़। क्या बात है में जो नहीं है, नहीं में जो है, और ये ऐसा लगता है कि कुछ एक पहेली जैसा है, लेकिन ये पहेली चिंतन के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर अगर न भी खुले तो भी समृद्ध कर देती है। ये मुझे लगता है कि कविता जो संकेत की कला है, उसकी एक खूबी है। अब हाँ, मेरे को तो ये समझ में आया क्योंकि जब मैंने आपकी कविताएँ भी सुनी, जब आप पिछली बार जोधपुर आए थे, तो उन कविताओं से भी मैं ये जान रहा था कि उन कविताओं में स्थूल जगत को भी अगर कहीं आपने लिया है, वो स्थूल जगत ये संकेत दे रहा है कि इस स्थूल के भीतर क्या है। जो आपको दिख नहीं रहा है, उसको आप देखें। ऐसा प्रयास नहीं था वहाँ, लेकिन वो कविताएँ उसी तरफ जा रही थी।
आपकी इस बात को लेते हुए मुझे ऐसा लगता है जो हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन विशेष रूप से, तो जो नहीं दिख रहा है, उसके साथ जुड़ने के लिए ही साधना है और बल्कि वो प्रसंग अलग हो जाएगा, पर मुझे लगता है कहीं न कहीं जो अ, भारतीय दर्शन और भारतीय कलाएँ या कलाओं का जो जैसे आपने कहा कि जो हम लोग क कहीं न कहीं इसमें एक बहुत समानांतर देखते हैं। इसको लेके मैं एकदम कई कवियों के मुख से मैंने सुना है कि वो तुलसीदास जी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी कला साधना की दृष्टि से, काव्य साधना की दृष्टि से। आपने जैसे अभी गेय जी के और नंदकिशोर जी और प्रयाग शुक्ल और निजाम साहब का उल्लेख किया था, तो पढ़ना जो है वो कवि के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? पढ़ना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था तो मुझे कहा था, उस समय मुझे कहा था, वो 1977 की बात है, जब मैं 76-77 में लिखना शुरू किया था मैंने थोड़ा-सा। तो पिताजी ने मुझे कहा कि तू इस मार्ग में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा किताबें पढ़। किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर तुम 5000 शब्द खाओगे तो एक शब्द तुम्हारे मुँह से या तुम्हारे अंतर्मन से आएगा, क्या बात! उठेगा। कि क्या बात! 5000 शब्द कम से कम खाओ, तब एक शब्द आपके अंतर्मन से एक नवजात पौधे की तरफ उठेगा। ये जो बात कही वो मुझे मेरे दिमाग में है, लेकिन वो उसमें मैं बहुत पिछड़ गया। मैं पढ़ता तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पढ़ना बहुत अस्त-व्यस्त है। जिस तरह से पढ़ना चाहिए सिद्धहस्त होकर के, वैसा मैं नहीं पढ़ पाया। और किताब भी मैं शुरू के पृष्ठों को छोड़ कर के, बीच के पृष्ठ से शुरू करके फिर मैं कहीं समझने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि मेरा जीवन रहा। मेरा ऐसा मानना है कि आप, जैसा कि आपका एक जीवन है, आपका जो जीवन है, वो आपकी कला और आपके प्रदर्शन पर बहुत ही प्रभाव डालता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक डिवाइस हैं, एक आप उपकरण हैं। वो उपकरण किस तरह से आप माँज रहे हैं रोज़, वैसा ही वो प्रतिभा उसके अंदर आएगी। वो अच्छा माँजना होगा जी, पुस्तकों से, मैं जैसे आप मैं कविता से थोड़ा इतर कविता पर या अभिव्यक्ति और मनुष्य के अंदर के धैर्य और निश्चलता या एक तुरंत परिणाम प्राप्त करने की जो एक इच्छा रहती है कहीं न कहीं, इस सब को लेते हुए ये जो हमारा सोशल मीडिया का एक विकास हो गया है, फ़ेसबुक हुए, व्हाट्सएप इत्यादि हुए, इ जो कि आप कई लोगों तक तुरंत पहुँच भी सकते हो, लेकिन पहले शायद आप अधिक समय किसी कवि की दृष्टि से लूँ, वो अगर किसी दूसरे को सुनाने से पहले जितना अधिक समय देता अपनी कविता को, शिल्प की दृष्टि से माँजने के लिए, शायद अब वो कम होता जा रहा है। क्या आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का काव्य जगत की दृष्टि से क्या प्रभाव है? पहली बात तो जो ज़िंदगी में अपने आता है उसके अंदर सबसे पहले फ़ायदे देखने चाहिए। तो मैंने फ़ायदा ये देखा कि सोशल मीडिया में आने के बाद में कई लोग जो केवल जो पुराने गाने सुन कर के उनकी पंक्तियाँ दोहराते थे, वो खुद लिखने लगे, ठीक है ना? पहला प्लस पॉइंट तो ये हुआ। अब लिखने वालों की जब भीड़ बड़ी हो गई, तो उनको ये पता नहीं है कि जैसे मैं नाटक का भी कलाकार रहा हूँ, तो नाटक के एक निर्देशक ने मुझे कहा था कि नाटक जब एक बार हो जाता है, जब एक बार हो जाता है, तो वो नाटक मर जाता है। अब उसका वो नाटक जैसा कर दिया गया है, प्रदर्शन कर दिया गया है, अब वैसा प्रदर्शन फिर कभी वो अच्छा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन बेस चीज़ है वो आ गई आपके सामने। तो उनका कहने का मतलब था कि हर समय अपने आप को नया करना ही कला के अंदर रहना है। क्या बात जो है! कि जो कि मैं भी नहीं कर पाया अशोक जी, मैं आपसे निर्भीक होकर के कहता हूँ और मुझे कहना चाहिए अपनी कविता के बारे में। सबसे पहले मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा कि मेरी कविताओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो एक लीक पे चलती हुई आगे नहीं बढ़ रही है। वो अपने आप को रोज़ नया नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे शरीर में एक तंत्र है कि हमारे कहीं लग गई है, तो तुरंत वहाँ पर से खून बहेगा, फिर वहाँ पर खुर आएगा, फिर वो आकर के वो एकदम ठीक हो जाएगा और शरीर ही शरीर को ठीक कर देता है। दवा की ज़रूरत नहीं होती, उसको नया बना देता है। उसी तरह से हमारा लिखना हमें रोज़ नया करता है या नहीं, ये हमें देखने की ज़रूरत है।
वो माफ़ करना हमें सोशल मीडिया के लोगों को कम आ रहा है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कह तो रहा। राकेश जी, आपने जो बात कही वो बहुत ही गहरी बात है। वो आपके विशाल हृदय का भी परिचय देती है और एक ऐसी दृष्टि तक हमें लेकर जाती है जो जिसकी पकड़ में आ जाएगी उसको बहुत माला-माल कर देगी। तो मैं आपकी इस बात को लेके 2 पंक्तियाँ अपनी आप तक पहुँचा हूँ, कविता के बारे में है। और कई बार ऐसा होता है जो आपने कहा, हम सचमुच किसी अनुभव को अपने अंदर आत्मसात करना कह दें या उसका सचमुच अनुभव करें, उसमें मेरे लिए या कई लोगों के लिए कविता का अ, एक ऐसी भूमिका रहती है जैसे कि कोई माँ गोद में लेके किसी वनस्पति से परिचय कराने के लिए बच्चे को ऊपर उठाए, वो अ, फल को हाथ लगा ले, उस प्रकार की एक बिंब लेके मैं 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रहा कि दर्द किसी का अपना लगता, क्या कविता बात में दर्द किसी का अपना लगता, कविता में जब पाता हूँ, वरना सतही शब्द लगाकर मैं सबसे मिल आता हूँ। तो क्या बात है, क्या बात है! सतही शब्द लगाकर, क्या बात है! सुंदर बात कही आप। तो बहुत ही ये अच्छी बात। बहुत धन्यवाद है। तो ये सोशल मीडिया में सतही हो जाता है, हो गया अच्छा ये भी है, वो भी है, कभी-कभी, पर आवश्यक नहीं कि ऐसा ही हो। अ हाँ, राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन कम कवियों में से हैं जो चिंतक भी हैं कविता को लेकर। तो मैं शिल्प के बारे में आपसे थोड़ा-सा सुनूँ। आपने जिन कवियों का उल्लेख किया और अ, अज्ञे जी की वो कविता याद करने का मन हो जाता है जिसमें वो वीणा की बात कर रहे हैं, अज्ञात वीणा जो है, और वाह! वो भी क्या ऊँचाइयाँ देती है आपको पढ़ने वाले को। तो अ, और अज्ञे जी ने निजाम साहब के बारे में रचनाओं के संबंध में उनके एक काव्य संकलन पर लिखा था कि निजाम है वो मेरी स्मृति को समृद्ध करती हैं, इस प्रकार का कुछ अ, उन्होंने संकेत दिया था। तो आप बताइए कि आप किन-की रचनाओं से सबसे अधिक समृद्ध हुए हैं? अगर उसमें से कोई रचना भी याद आती हो तो उसका भी संकेत करें। देखिएगा कि मैं आपको बताऊँ कि याद के मामले में मैं बहुत फिसड्डी हूँ, पहले बता दूँ आपको। मैं याद-वाद कुछ रख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कितना मुझे कविता के उस ने प्रभावित किया वो नंदकिशोर आचार्य की कविताओं ने किया। नंदकिशोर आचार्य की विचारधारा ने, तो उनके सोचने का जो तरीका है, जो कि कभी स्टॉप नहीं होता, कभी भी वो हमेशा नया होता रहता है। उनके अंदर एक ऐसी ताकत है, वो वर्तमान में मेरे हिसाब से वर्तमान में जो भी इस संसार में जी रहे कवि हैं, हिंदी कवि हैं, चाहे वो किसी और भाषा के कवि हैं, वो अपने आप को नया करने वाले सबसे बड़े समर्थ रचनाकार हैं, आलोचक हैं और उनकी आलोचनाओं में भी एक काव्य भाव होता है, एक स्पंदन होता है, कविता होती है। उनकी आलोचना में जो हमने सीखा, उनसे बात करने से जो सीखा, उनके ललक से जो सीखा, वही मेरा जीवन है। और मुझे कोई तकलीफ नहीं कि मैं उनसे सीख करके उनको ज़रूर निराशा है उनसे और होनी भी चाहिए। वो तो होनी भी चाहिए क्योंकि मैं उनके साथ इतना बैठा और लेकिन क्या है कि मैं वो इतना समर्थ नहीं हो सका जितना मुझे होना चाहिए था। तो ये ये वाला उनको निराशा। अपने आप को परफेक्ट नहीं मानना जो है आपकी प्रगति के लिए हमेशा सहायक होता है। और वो कभी-कभी विनम्रता या कभी जिसे और अन्य ऐसे शब्द ले लें, वो आपका हम तक पहुँचाता है भाव। पर मैं चलते-चलते यदि आप उनकी कोई कविता को उद्धृत करना चाहें अपनी बात की पुष्टि के लिए, और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नंदकिशोर जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो नंदकिशोर आचार्य जी हैं और बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं, बीकानेर मूल से हैं आप। और अज्ञे देखो जी के तार सप्तक में भी वो सम्मिलित रहे हैं और बहुत सारे पुरस्कार उन तक पहुँचे हैं। पर उनकी कौन-सी रचना आप सुना रहे हैं? देखो एक समस्या और है जी, कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती कि मैं चुनाव करके ऐसी जगहों पर ले आप जाकर मैं वहाँ बताता हूँ जो सामने खुल गई जो ना वो मुझे सुना अच्छा दीजिए। तो मुझे जो ठीक समझ में आता है ना,
जी। वो ये जैसे उनकी कविता है, ये किताब है उनकी जल है जहाँ। जल है जहाँ से मैं एक कविता सुनाता हूँ उनकी। उस कविता का शीर्षक है नदी हो तुम, नदी कविता हो का तुम, नदी? नदी हो तुम, अच्छा। नदी हो तुम। कगारों से इन कटावों उभारों में, कगारों से इन कटावों उभारों में, मंदा बहता तनतनाता जल, बीच धारा भंवर भी है, वेग भी। क्या बात है! कगारों से इन कटावों उभारों में, बंधा बहता तनतनाता जल, बीच धारा भंवर भी है, वेग भी। कहीं गहरे कसमसाती है उफन, नदी हो तुम। क्या बात! गहरे कसमसाती है उफन, नदी हो तुम नदी हो, तुम नदी हो। मुझे जिसको तैरना उस पार जाना है, वही तो है तीर्थ। क्या बात है! तुम नदी हो, मुझे जिसको तैरना उस पार जाना है, वही तो है तीर्थ। नहीं, पुल से नहीं, नहीं, पुल से नहीं, पुल नदी की उपेक्षा है और डरना भी। क्या बात नहीं, पुल पुल से नहीं, पुल नदी की उपेक्षा है और डरना भी। तीर्थ तक वही पहुंचा है जो नदी को भुजाओं में खींच लेता है। क्या बात है! क्या बात है! वाह, वाह, तीर्थ वाह! पहुंचा है जो नदी को भुजाओं में खींच लेता है। तो इन भुजाओं में खींचने की ताकत अगर आप में है, नदी को, इस इठलाती बल खाती नदी, तंतनाती नदी, इस प्रचंड वेग वाली नदी को अगर भुजाओं में खींचने की सामर्थ्य अगर आप रखते हैं, तो इस कविता के रास्ते आइए। तो ये कविता जहाँ पर हमें छोड़ती है, वहाँ पे एक उत्साह और जीने के ढंग का एक प्रखर संकेत कवि प्रेरणा के रूप में हम तक पहुँचा देता है। नंदकिशोर आचार्य जी की ये कविता हम तक पहुँचाने के लिए, अपनी कविताएँ हम तक पहुँचाने के लिए और कविता को लेकर ये चिंतन समृद्ध करने वाला आपके साथ करने का अवसर मिला। मैं राकेश जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए ये आशा रखता हूँ कि फिर ऐसा तो अवसर मैं आएगा। जी। हाँ, अपनी एक कविता मैं सुनाना चाहता था। जी, एक मेरी खुद की, अगर आपके पास समय हो इसकी, अगर वो दे रहा हो। जी सुनाएँ। हरा करती हुई, कविता का शीर्षक है हरा करती हुई। सब कुछ वैसा ही था, सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़ गया था कोई। सब कुछ वैसा ही था जैसे छोड़ गया था कोई, वही मकड़ी बन रही थी अब भी जाले। क्या बात है! वही मकड़ी अब भी बन रही थी जाले, करती हुई दीवारों से गुफ्तगू। वही दर्पण इंतजार में था, कोई उसे भी देखे। फर्श अटा था धूल से, पौधे सूखे हुए थे, मगर एक पत्ती थी अब भी हरी। मगर एक पत्ती थी अब भी हरी, उस हरेपन में भी तुम हरा करती हुई उस वीराने को। क्या बात है! क्या बात! उस हरेपन में भी तुम हरा करती हुई उस वीराने को। बहुत सुंदर है। तो ये हरेपन की तरफ आपकी रचना के साथ पहुँचे वो भी अ, आशा को बढ़ाने वाला है। पुनः आपका आभार है। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश क्या भाई हमारे साथ जुड़ने बहुत के अच्छा लिए। लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत लगा। तो राकेश जी का धन्यवाद करने के साथ आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।